हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इन सभी के थ्योरी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जिस किसी साथी ने वो वीडियोस नहीं देखा होगा तो जाकर सबसे पहले उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद आप इस एमसीक्यूज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही प्रश्नों के साथ आंसर कमेंट करते चलें और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, वाक्य को या फिर पद को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र ध्वनि इकाई क्या कहलाती है? शब्द, पद, वर्ण या फिर वाक्य? अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है, इसी से शब्दों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ध्वनि, अक्षर, रंग या फिर शब्द? अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंग। देखिए, वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग है, जबकि व्याकरण में इसका अर्थ भाषा की सबसे छोटी ध्वनि से है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? शब्द, वाक्य, वर्णमाला या फिर लिपि? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला। देखिए, वर्णों को निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर वर्णमाला बनती है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हिंदी वर्णमाला के मुख्यतः कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। कौन कौन से? एक तो होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ण शब्दों से मिलकर बनते हैं, शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, वाक्य वर्णों से पहले बनता है, वर्ण वाक्य से बनते हैं। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। देखिए, भाषा की रचना का क्रम है, सबसे पहले वर्ण, फिर शब्द और उसके बाद वाक्य। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, वर्ण किससे संबंधित है? भाषा की ध्वनियों से, केवल शब्दों से, केवल वाक्यों से या फिर केवल मात्राओं से? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भाषा की ध्वनियों से। आगे बढ़ेंगे। देखिए, वर्ण भाषा की मूल ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसका संबंध भाषा की ध्वनियों से है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है, वर्ण केवल मौखिक रूप में होता है, वर्ण केवल स्वर को कहते हैं। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है, जिससे आगे शब्दों का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, अक्षर, वाक्य या फिर लिपि? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द। देखिए, अर्थ के आधार पर भाषा की केवल 2 इकाइयाँ होती हैं, एक होता है शब्द और दूसरा होता है वाक्य। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो हो जाएगी शब्द। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक वर्ण एक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक वर्ण एक शब्द होता है, प्रत्येक वर्ण एक वाक्य होता है, प्रत्येक वर्ण एक अनुच्छेद होता है। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ण एक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उसके पहले इसका व्याख्या देख लीजिए। वर्ण मूलतः ध्वनि का प्रतीक है, इन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्द और फिर वाक्य बनते हैं। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य है की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है, अ ह्रस्व स्वर है, ई दीर्घ स्वर है, री ह्रस्व स्वर है, उ ह्रस्व स्वर है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उ ह्रस्व स्वर है।
देखिए उ दीर्घ स्वर है जबकि अ और री ह्रस्व स्वर है तथा ई दीर्घ स्वर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल ह्रस्व स्वरों का समूह है? अ ई उ री, आ ई उ ए ओ औ, आ ई उ ए। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अ ई उ और री। ये चारों जो है ह्रस्व स्वर माने जाते हैं, ह्रस्व स्वरों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4, 5, 7 या फिर 9? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 7 मानी जाती है। कौन कौन से हैं ये? आ ई उ ए ओ और आओ। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है पूछ रहा है। अ, ई, री या फिर ई? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई। ई दीर्घ स्वर है जबकि अ ई उ और री ह्रस्व स्वर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, री किस प्रकार का स्वर है? अभी हमने देखा कि री जो है वो किसका उदाहरण है? ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। परंपरागत हिंदी व्याकरण में री को ह्रस्व स्वर माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सभी ह्रस्व स्वर एक मात्रा वाले होते हैं, सभी दीर्घ स्वर 2 मात्राओं वाले होते हैं। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? सभी ह्रस्व स्वर एक मात्रा वाले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसलिए ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। सभी दीर्घ स्वर 2 मात्राओं वाले होते हैं, ये भी सही है, दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसलिए हमारा जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। देखिए ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा तथा दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर और दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए, असत्य है पूछा जा रहा है। पहला है, री ह्रस्व स्वर है, ई दीर्घ स्वर है, उ दीर्घ स्वर है, आ दीर्घ स्वर है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उ दीर्घ स्वर है। उ दीर्घ स्वर ना होकर ह्रस्व स्वर है। देखिए उ ह्रस्व स्वर है जबकि आ और ई दीर्घ स्वर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी स्वर ह्रस्व होते हैं, सभी स्वर दीर्घ होते हैं, स्वरों के उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के निकलती है, स्वरों का उच्चारण केवल नाक से होता है। अपना आंसर वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरों के उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के निकलती है, अबाध गति से। देखिए स्वरों का उच्चारण में वायु मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13 या फिर 10? अपना आंसर जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। देखिए परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में 13 स्वरों की संख्या मानी गई है, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग, जिनको अयोगवा भी कहा जाता है, उनको भी शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल दीर्घ स्वरों का समूह है? आ ई उ, अ ई उ, आ ई उ री। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आ ई उ। देखिए आ ई और उ तीनों दीर्घ स्वर हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता, स्वर का उच्चारण बिना व्यंजन के नहीं हो सकता, स्वर और व्यंजन दोनों स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अपना आंसर वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। देखिए स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, जबकि व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वर का सहारा आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है, स्वर के उच्चारण में व्यंजन आवश्यक है, स्वर बिना मात्रा के नहीं लिखे जा सकते, सभी स्वर नासिक होते हैं। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है। देखिए
स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, प्रश्न नंबर 23 होना था लेकिन 13 हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अनुस्वार एक स्वर है, विसर्ग एक स्वर है। अनुस्वार और विसर्ग को परंपरागत हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ग में रखा गया है। उपयुक्त सभी गलत हैं। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुस्वार और विसर्ग को परंपरागत हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ग में रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऋस्व स्वरों का उच्चारण कम समय में होता है, दीर्घ स्वरों का उच्चारण कम समय में होता है, दोनों का उच्चारण समान समय में होता है, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऋस्व स्वरों का उच्चारण कम समय में होता है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ऋस्व स्वरों के उच्चारण में कम तथा दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य है पूछा जा रहा है। पहला है अ ह्रस्व स्वर है, ई दीर्घ स्वर है, उ दीर्घ स्वर है, रि ह्रस्व स्वर है। इसका सही आंसर वीडियो को पोस्ट करके जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उ दीर्घ स्वर है। देखिए उ ह्रस्व स्वर है जबकि ई दीर्घ स्वर है और परंपरागत हिंदी व्याकरण में री को ह्रस्व स्वर माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मुखाकृति या मुख के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? अपना आंसर वीडियो को पोस्ट करके जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। कौन कौन से हैं? एक तो है संवृत स्वर, दूसरा अर्धसंवृत, तीसरा अर्धविवृत और चौथा विवृत स्वर। देखिए मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत स्वर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। देखिए अब परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं या फिर उसके डीपली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस को तैयारी करना इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा जब तक आप उसको डीपली अध्ययन नहीं करेंगे। देखिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर। देखिए जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक अवृत्ताकार स्वर है? उ, ओ, उ, ई। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई। देखिए अवृत्ताकार स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल वृत्ताकार नहीं होते हैं, ई अवृत्ताकार स्वर है। बाकी तीनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो होंठ है वो गोलाकार आकृति में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक सजातीय स्वर नहीं है? देखिए सजातीय स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जो एक ही स्वरों से मिलकर के बनते हैं, जैसे कि आ है, आ किससे मिलकर के बनता है? अ, और अ से मिलकर के आ बनता है। ई किससे मिलकर के बनता है? ई और ई से मिलकर के ई बनता है। और उ किससे मिलकर के बनता है? उ और उ से मिलकर के उ बनता है। लेकिन जो ए है, ये ए किससे मिलकर के बनता है? ए बनता है हमारा अ और ई से मिलकर के। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? सजातीय स्वर नहीं। इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए। देखिए ए सजातीय स्वर नहीं है जबकि आ, ई और उ सजातीय स्वर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक तालव्य स्वर है? अ, री, उ, ई। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए अ जो है, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, कंठ से उच्चारित होता है। री मूर्धन्य स्वर है, मूर्धन्य से उच्चारित होता है। उ ओष्ठ स्वर है, ओष्ठ से उच्चारित होता है। लेकिन ये जो ई है ये हमारा तालव्य के पास से उच्चारित होता है, तालव्य से उच्चारित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ई। देखिए ई का उच्चारण तालु के समीप होता है, इसलिए इसे तालव्य स्वर भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से मूर्धन्य स्वर कौन सा है? री, अ, ओ, आ। इसका आंसर जल्दी से वीडियो को पोस्ट करके कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, री। री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है।
री को मूर्धन्य स्वर माना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए अयोगवाह जो है वो ऑप्शन नंबर ए 2 होते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है अम, जिसे अनुस्वार भी कहा जाता है, और दूसरा है आह, जिसे विसर्ग भी कहा जाता है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से आगत स्वर कौन सा है? आ, ओ, री या फिर औ? अपना आंसर जल्दी से वीडियो को पोज करके कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औ। आगत स्वर का मतलब होता है दूसरे भाषाओं से आए हुए स्वर, या फिर ऐसे शब्द जो कि दूसरे भाषाओं से आते हैं और उनमें जो स्वरों का उपयोग होता है उनको आगत स्वर कहते हैं। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं इंग्लिश में कॉपी, कॉपी, और जब हम इस कॉपी को हिंदी में लिखते हैं तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं, कॉपी। तो ये जो ऊपर जो बिंदु लगता है वही हमारा आगत स्वर है। देखिए अ आगत विदेशी स्वर है जिसका प्रयोग विदेशी मूल के शब्दों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शब्द में ताड़नजात या उत्क्षिप्त चिन्ह लगेगा? जख्म, कंगन, पढ़ाई या फिर कंचन? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए ताड़नजात क्या होता है? देखिए ये हमारी खड़ी पाई है, खड़ी पाई के ऊपर में जो बिंदु लगता है तो ये हमारा अनुस्वार कहलाता है। खड़ी पाई के दाईं ओर जब बिंदु लगता है तो ये पंचमाक्षर में लगता है। क वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है कौन सा? अंग। तो अंगा में ये बिंदु लगता है। खड़ी पाई के बाईं ओर जब बिंदु लगता है तो इसे नुक्ता कहते हैं। जिसे जख्म, जख्म एक शब्द है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटी सी बिंदु लगी होगी तो ये नुक्ता कहलाता है। और जब खड़ी पाई के नीचे जब हम ये बिंदु लगाते हैं तो इसे बोलते हैं ताड़नजात। तो ये जो बिंदु है ये हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाई। तो ये जो पढ़ाई शब्द है ये इसमें ताड़नजात लगा हुआ है। इसका प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। पढ़ाई में ढ़ ध्वनि के कारण ताड़नजात उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुनासिक का उच्चारण स्थान है। अनुनासिक कहाँ से उच्चारित होता है? नाक से, मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या फिर कंठ से? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से। देखिए अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है। इनका चिन्ह प्रायः चंद्रबिंदु होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। कौन कौन से होते हैं लघु स्वर? एक तो होता है अ, एक होता है ई, एक होता है उ, और एक होता है री। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हल किए हैं। देखिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, 4। कौन कौन से हैं वो? अ, ई, उ और री। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उदासीन स्वर है? इसमें 2 ऑप्शन सेम टाइप हो गए हैं। देखिए अ है, आ है, री है या फिर री है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन स्वर जो है वो होता है अ। क्योंकि क्यों होता है उदासीन स्वर? क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए अ को उदासीन स्वर भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से प्रकंपित स्वर कौन सा है? प्रकंपित स्वर ए है, री है, ओ है या फिर आ है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, री। क्योंकि री का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में थोड़ी सी कंपन की अनुभूति होती है, इसलिए री को प्रकंपित स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। कौन कौन से हैं वो? एक तो है आ, एक है ई और एक है उ। चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका दीर्घ रूप नहीं होता है? अ, ई, उ या फिर री?
अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में री स्वर का कोई भी दीर्घ रूप नहीं होता है, लेकिन जगह अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में री स्वर का दीर्घ रूप हमको दिखता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 7 होती है। कौन कौन से होते हैं, देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 जो हैं कुल दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। देखिए परंपरागत रूप से पूछा जा रहा है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 33, बी 35, सी 34 और डी 36। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33। देखिए परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसमें द्विगुण व्यंजनों को शामिल नहीं किया जाता है। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे, एक तो है अड़ और एक है अढ़। ये दोनों द्विगुण व्यंजन है। इन दोनों द्विगुण व्यंजनों को परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं। इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए उत्पत्ति के अनुसार स्वर जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। चलिए इसको देख लेते हैं, पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। अगला प्रश्न है हमारा, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संभवतः ये हमारे आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। देखिए क्या है प्रश्न, निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है, ई, उ, अ या फिर आ। इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अ। को मध्य स्वर कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। तो साथियों इस तरह से मैंने इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी तैयारी आप जांच पाए होंगे, चेक कर पाए होंगे। तो वीडियो यूज़फुल लगी हो और क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड सही लगे हो, प्रश्नों के स्तर सही लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अपना स्कोर कमेंट जरूर करें कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के MCQs और थ्योरिकल वीडियोस हमारे चैनल पर कंटिन्यू अपलोड होते रहते हैं, जो कि आपकी तैयारियों में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।